नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामलील विश्वकर्मा। आज हम पढ़ेंगे नगरी भूगोल या अधिवास भूगोल, एक ही चीज़ है। इसको हम कवर करेंगे। इसके पहले मैंने ऑल थ्योरी यूनिट जितना भी है ज्योग्राफी में सब पढ़ा चुका हूँ। थ्योरी पूरा सेक्शन मैराथन 16 घंटा आपका 32 मिनट का है। 2 वीडियो है पढ़ा हुआ 11 घंटा के करीब और 6 घंटा के करीब, आप जाकर देख सकते हो। फिर से आपका जो है चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो तो जनसंख्या भूगोल और उसका भी थ्योरी कंप्लीट करा दिया हूँ। आप थर्ड भी जाकर देख सकते हो। ऐसे ही जितने भी 10 यूनिट में आप नगरी ले लो, चाहे आप जनसंख्या ले लो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सारे के सारे परिवहन हो, औद्योगिक हो, आपका जलवायु हो, उसके साथ ही आपका भौतिकी हो, पर्यावरण हो आपका, उसके साथ ही समुद्र भूगोल, सारे के सारे मैंने थ्योरी पढ़ा चुका है। अब मैं चैप्टर वाइज में जनसंख्या खत्म करके अब चल रहा हूँ मैं नगरी भूगोल का चैप्टर वाइज शुरू करना। और इसमें भी वही चीज़ पढ़ाऊंगा जो एग्जाम अब्यूज है। इतना चीज़ आपको देखना है। अगर अभी तक नहीं देखो, नए हो, तो प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो के लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। तो ये पढ़ाई की चीज़ें जो मैं किया हूँ अब कर रहा हूँ, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग जाके देख सकते हो। आते हैं अपने मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि इतना चीज़ कर रहा हूँ तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके राय दो कि हाँ सर अच्छा पढ़ाए हो। कोई कमियाँ हैं तो भी कमेंट कर सकते हो, सर ये चीज़ और माइंड मैपिंग में सुधार कीजिए ताकि मैं और बेहतर कर सकूँ। बाकी ओके है तो ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। अधिवास भूगोल के अर्थ एवं परिभाषा देखते हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे अब परिभाषा में कोहन को और आरएल सिंह को, ये पढ़ेंगे। और एक और विद्वान हमारे हैं यहाँ पर, देख लेते हैं इनको भी। गोसल महोदय को भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए परिभाषा में अधिवास भूगोल का परिभाषा जो है ये क्या कहता है। कोहन के अनुसार, कोहन 1954 में अधिवास भूगोल में पहली बार परिभाषा देते हैं और कहते हैं कि अधिवास भूगोल उन सुविधाओं से, क्या सुविधा क्या है, से संबंधित है जिनमें मनुष्य ने किसी क्षेत्र को अधिग्रहित करने की प्रक्रिया में बनाया है। तो अधिवास भूगोल में कहते हैं ये कि मनुष्य ने अपनी सुविधाओं के अनुसार जो भी घर बनाया किसी क्षेत्र में अधिग्रहित करके जमीन, उसी से संबंधित है। ये बोलते हैं कौन, हमारे कोहन महोदय। जैसे मैंने कोई घर बनाया किसी क्षेत्र में मान लो मैंने एक घर बना लिया, और ये घर जो है पहले एक नेचुरल यहाँ पर जमीन था, जैसे समतल मैदान था, मैंने एक घर बना दिया। अब ये घर जो है ये अधिवास से संबंधित है। क्यों? क्योंकि नेचुरल क्षेत्र में हमने एक अधिवास का निर्माण कर दिया, अधिग्रहित जमीन लिया। आप उस पर चाहे आप कह लो अधिग्रहित माने क्या होता है, मैंने उस पर जाके एक अपना सेटलमेंट घर बनवा दिया, तंबू तान दिया, ईंटा से घर जोड़वा दिया। तो ये जो बन गया इसी को हम अधिवास भूगोल कहेंगे या अधिवास कहेंगे। ये किसके अनुसार, कोहन के अनुसार। ठीक है। दूसरा आता है हमारे आर्यल सिंह। आर्यल सिंह कहते हैं अधिवास भूगोल भूतल पर मनुष्य अधिग्रहण की प्रक्रिया में या मानव अधिग्रहण की प्रक्रिया में, जैसे कि अधिवास भूगोल क्या है, ये कौन कहता है, आर्यल सिंह की मानव क्या कहता है कि भूतल पर कोई जमीन ले लेता है। आर्यल सिंह के अनुसार ये नॉर्मल जमीन है, इस पर क्या करे कि ये जमीन लेकर अपना एक घर बनाए और उस घर के आसपास एक सड़क गुजर जाए। ठीक है। इन दोनों के समूह को इन्होंने क्या कहा, अधिवास भूगोल कहा। क्लियर? कि मनुष्य जो है अधिवास भूगोल में भूतल पर मानव अधिग्रहण की प्रक्रिया में निर्मित सुविधा वही बताया हूँ कि एक समतल भूमि पर घर बनवा दिया, अपना एक छोटा सा मकान, यहाँ से एक सड़क गुजार दिया। ठीक है। उनके समूहों पर विचार करता है अधिवास भूगोल। ठीक है। इस सड़क और हम पढ़ते हैं, घर को पढ़ते हैं, जब बन जाता है तो इसे हम अधिवास भूगोल के रूप में पढ़ते हैं। आर्यल सिंह ने बोल दिया। नेक्स्ट है अधिवास भूगोल जो है बसाव प्रक्रमों तथा भूतल पर उनकी अभिव्यक्तियों में पाई जाने वाली भिन्नताओं से संबंधित है। गोसल कहते हैं, अभी इसको समझते हैं। ये कहते हैं कि क्या कि अधिवास जो भूगोल है, कोई अधिवास भूगोल है, उसमें बसाव प्रक्रम मतलब वो किस रूप में बसा हुआ है, एक यहाँ घर है, एक यहाँ घर है, एक समान दूरी पर, या ये एकदम करीब करीब बसा हुआ है। ये कहते हैं कि बसाव प्रक्रमों तथा भूतल पर उनकी अभिव्यक्तियों में पाई जाने वाली भिन्नता संबंधित है। मान लो ये बसा हुआ दूर दूर, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, पहाड़ी एरिया हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्या कह रहा है कि यहाँ भूतल पर पाई जाने वाली भिन्नताओं से संबंधित है, भूतल पर पाई जाने वाली भिन्नताओं से संबंधित है। ये गोसल कहते हैं
उसी के अनुसार हम परिक्रम करके, परिक्रम मतलब क्या, एक एजेंट जैसा काम करके अपना घर बनाएंगे। तो पहाड़ों पर हम क्या करेंगे, पहाड़ बहुत ज्यादा तो उसके हिसाब से हम दूर दूर घर बनाएंगे, थोड़ा दूर दूर पर। एक मान लो घर यहाँ पर बना दिया हमने, फिर से मान लो एक पहाड़ की चोटी जा रही, फिर से एक घर यहाँ बना दिया। तो ये दूर दूर, ये मान लो तराई इलाका तो एकदम करीब करीब घर बनाएंगे। ठीक है। ये कौन कहता है, गोसल। गोसल कहते हैं कि आदिवासी भूगोल में बसाव प्रक्रम, मतलब बसाव की प्रक्रम कैसा है, ये भूतल पर उनकी अभिव्यक्तियों में पाई जाने वाली भिन्नताओं से संबंधित है। मतलब पहाड़ या पर्वत उसके हिसाब से बसाव प्रक्रम सटल होते हैं, ये कहते हैं गोसल महोदय। क्लियर है यहाँ तक आपका। अब चलिए हम चलते हैं सांस्कृतिक भूदृश्य जानते हैं। तब प्रकार, ये सब छोटा छोटा है। संभाव्य प्रतिचयन, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, ये बस इसका सीक्वेंस पूछता है, इसका डिफिनेशन पूछता है। तो अब हम जानते हैं सांस्कृतिक भूदृश्य क्या है। ये देख लेते हैं सांस्कृतिक भूदृश्य क्या होता है। सिंपल सा कंसेप्ट समझ लो, क्या है कि मानव द्वारा निर्मित या संशोधित समतल भूदृश्य ही क्या होता है, सांस्कृतिक भूदृश्य होता है। मान लो एक प्रकृति ने आपको एक यहाँ पर एक एरिया दे रखा है, यहाँ पर खूब बढ़िया सा जंगलों का विकास, आपने इसे काट के अपने लिए एक कृषि भूमि में क्या किया, तब्दील कर दिया। यहाँ पर इसने एक कृषि भूमि बना दिया। देखो यहाँ पर साफ दिख रहा है, देखो क्या कर रहा है, मानो यहाँ पर हाथ फैला के खड़ा है और ये कह रहा है देखो मैंने मकाने बना दी, ब्रिज बना दिया, जंगल को काट के सड़कें बना दी, यहाँ पर एक खेत में घर बना दिया, खेत बना दिया जंगल को काट के। तो वही कृषि क्षेत्र और नगर का विकास कर देना ही सांस्कृतिक भूदृश्य कहलाता है। किसी भी जो भूभाग है मानव द्वारा निर्मित या संशोधित, मतलब मानव ने उसको क्या किया, परिवर्तित कर दिया, एक समतल प्राकृतिक लैंड को बदल दिया, किसमें, कृषि के रूप में, क्षेत्र के रूप में, नगर के रूप में, सड़क के रूप में, उसे को हम सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। क्लियर। अधिवास के प्रकार क्या होते हैं, अधिवास के प्रकार शुरुआत में क्या होता है, अधिवास नहीं होता है, लघु पूर्वा होता है। लघु पूर्वा ग्राम कहा जाता है, छोटा सा 2-3 घर का छुट्टी मुट्टी जो 2-3 घर होते हैं, वो एक दायरा बना के रखते हैं, उसी को हम लघु पूर्वा कहते हैं। फिर से 10-12 घरों के, 20 घरों के ग्राम बन जाते हैं, लघु पूर्वा ग्राम बनता है। ग्राम से ग्रामीण बाजार बनता है, 4-5 गांव मिलकर ग्रामीण बाजार बना देते हैं। आपके यहाँ देखिए, आप किसी गांव से आते होंगे, जैसे हम बरगदवा के लोग हमारे यहाँ आते हैं, बसंतपुर के लोग जाते हैं, फिर से रामपुर के लोग आते हैं, तो ये मिलके ग्रामीण बाजार में बाजार करते हैं। फिर से यहाँ से हमारा कस्बा बनता है, धीरे धीरे वहाँ कई दुकानें, चाय टोपली खुल जाती है, और फिर से वहाँ पकौड़ी, आपका लड्डू, समोसा, सुबह स्कूल यहाँ एक कस्बा में खुल जाता है। यहाँ पर भी देखिए, कस्बा में 2-3 आपको स्कूल मिलेंगे और ग्रामीण बाजार में 1-2 स्कूल मिलेंगे। ठीक है, कस्बा में थोड़ा ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा डेंस हो जाती है जनसंख्या, तो स्कूलें ज़्यादा खुल जाती हैं। कस्बा के पास से शहर का निर्माण होता है, शहर में जो है यूनिवर्सिटियाँ मिलती हैं आपको देखने को, उसके बाद महानगर में कई सारी यूनिवर्सिटियाँ देखने को मिलती हैं। तो ये अधिवास के प्रकार हैं, ये चलते हैं। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे। इसके बाद से संभाव्य प्रतिचयन क्या होता है, ये बेस है, बेस आपको जानना जरूरी है। अब देखो देव प्रतिचयन, देव प्रतिचयन उसे कहते हैं जिसमें हम कहीं से भी ले लें, किसी को रैंडमली चुन लें। लो हम चुन लिए, ऐसे देखो बिंदी दे रहे हैं ना, ऐसे मान लो इस एरिया में हमने उठा लिया। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं देव प्रतिचयन। इसके बाद से आता है स्त्रीकृत प्रतिचयन। स्त्रीकृत में मतलब एक ने लाइन खींचा, एक लाइन खींचा, एक लाइन खींचा। मैंने बोला कि ये काले कलर के लोग हैं, ये गोरे कलर के लोग हैं, ये थोड़ा मोटे हैं। ठीक है, तो इस तरीके मतलब एक उनका हमने स्तर बना के उसका हमने चयन कर लिया। इसके बाद से आता है हमारा, देखेंगे हम लोग क्रमबद्ध चयन। अब क्रमबद्ध चयन में हम लोग देख लेते हैं, ये आएगा क्रमबद्ध चयन में। तो एक क्रम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक क्रमबद्ध में, है ना। जैसे मान लो परसेंटेज के हिसाब से हम यूजीसी नेट में चयन होता है कितना, तो पहला 99% जो पाएगा, उसके बाद से 99.8 पाएगा। तो ऐसे, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रमबद्ध में, एक क्रम में। गुच्छित मतलब गुच्छ के रूप में उठा लो, अंगूर के झुज्जे के रूप में किसी को एक ही गोले से उठा लिया, फिर से एक गोले से उठा लिया रैंडमली कि यहाँ इतने लोग चलिए आइए, उसमें से इंपॉर्टेंट लोग हम गुच्छित में छाड़ते, तो गुच्छित ये होता है।
तो संभाव्य प्रतिचयन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया असिस्टेंट प्रोफेसर में, ये पूछ देता है कि देव क्या होता है, स्त्रीकृत क्या होता है, इसके डिफिनेशन जो कि मिलान द कालम में पूछा गया। यहाँ तक कि परिवहन भूगोल में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिवासी भूगोल का विषय क्षेत्र में आगे देख लेते हैं कि आदिवासी भूगोल का विषय क्षेत्र में किसने सर्वप्रथम काम किया है। तो इसमें आदिवासी भूगोल के जनक के रूप में हम पढ़ेंगे पहले विषय क्षेत्र में, तो ये आते हैं हमारे स्ल्यूटर महोदय। 1899 में इन्होंने सर्वप्रथम काम किया था। इसे क्यों आदिवासी भूगोल का जनक कहा जाता है? कारण यह आदिवासी भूगोल को ये पृथक विज्ञान के रूप में माना था, इसीलिए इन्हें आदिवासी भूगोल का जनक कहा जाता है। इन्होंने स्थापित किया था पृथक रूप में आदिवासी भूगोल को स्थापित किया था। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पर आप क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए ग्रामीण अधिवास का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया, बढ़ावा दिया? तो हमारे जो है डिमांजिया, याद रखिएगा, इनका आगे भी चर्चा हम करेंगे। तो फ्रांस का जो छोटे छोटे गांव थे उसको इन्होंने जाना, परखा और उस पर रिसर्च किया। उसमें रिसर्च करते समय फ्रांस के ग्रामीण अधिवासियों का अध्ययन किया। कब किया? 1920 में। ठीक है, 1925 में याद रखिएगा, आगे भी हम जानेंगे IGU के ये अध्यक्ष थे अभी, आई थिंक, मुझे जहाँ तक पता है, तो अभी आगे जानेंगे। याद रखिएगा फ्रांस का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो डिमांजिया महोदय ने। एग्जाम में ये सारी चीजें पूछी गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं ना, यहाँ तक क्लियर हो गया आदिवासी भूगोल का जनक कौन है, क्यों जनक इनको कहा जाता है, ये हमने बता दिया। आदिवासी भूगोल का विकास देख लेते हैं अलग अलग देशों में। अब अलग अलग देशों में कौन कौन से देश हैं, जैसे जर्मन में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, अमेरिका में। इसको देखिए दो रूप में पढ़ेंगे। पहला ओल्ड जितने जाग्राफर है, उसके बाद से नए जाग्राफर को हम लोग देखिए समय धारा के हिसाब से मैंने ग्राफ में डिजाइन किया, नए को दूसरी बार में पढ़ेंगे। तो जर्मन में फ्रेडरिक जो है यहाँ पर आए हैं, इनके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं। थोड़ा मैं आपको जूम आउट कर दूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। ये लीजिए, यहाँ पर पढ़ेंगे संदर्भ सूची प्रकाशित की थी किसने? फ्रेडरिक डेस्टिजेल ने। जिसमें फ्रेडरिक डेस्टिजेल ने बताया था आदिवासी भूगोल के विकास में कि ये प्रथम संदर्भ ग्रंथ माना जाता है। इसमें इन्होंने मिटजन का एक 4 अंकों में प्रकाशित किया था ग्रंथमाला। ये मिटजन और संदर्भ सूची आदिवासी भूगोल के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया था। ये इनकी दो आप याद रखिएगा ग्रंथमाला है, ये आपको याद रखना होगा। फिर से फ्रांसीसी योगदान में देखेंगे हम लोग ब्लास और ब्रूंस ने आदिवासी के पक्षों में प्रादेशिक अध्ययन किया था। तो पक्षों में अध्ययन किसने किया फ्रांस के? तो हमारे जो है ब्लास और ब्रूंस महोदय है। इसके बाद से ब्रिटेन का योगदान आता है। ब्रिटेन में पैट्रिक गेडिस जो है, ये क्या कहते हैं, सिटी इन एवोल्यूशन प्रकाशित करते हैं अपनी एक पुस्तक, और उसमें बोलते हैं कि जो हमारा नगरीय अध्ययन का आरंभ ये ब्रिटेन में हुआ है। इसमें ये बताते हैं कि नगरीय भूगोल का अध्ययन कैसे करना है, किसमें? सिटी इन एवोल्यूशन में नगरीय अध्ययन का आरंभ, इसी में इन्होंने चर्चा किया है, बताया है ब्रिटेन का नगरीय का अध्ययन कैसे करना है। अमेरिका योगदान आता है। अमेरिका में ईसा बोमेन 1926 में ये बोलते हैं अग्रक्षेत्र पायनियर एरिया का अध्ययन करना है और महत्व में वृद्धि करना है। ये पायनियर जो एरियाज होते हैं उसके बारे में चर्चा किया, अमेरिका के जो पायनियर एरियाज है। तो याद रखिएगा पायनियर एरिया का अध्ययन किसने किया? ये अग्र क्षेत्रों का अध्ययन किसने किया था? तो ईसा बोमेन कहाँ के रहने वाले? USA के। अब क्रिस्टालर में हमारे जो है दक्षिणी जर्मनी का इन्होंने अध्ययन किया, केंद्र स्तर सिद्धांत दिया 1933 में। ठीक है, ये क्लियर, 1933 में। अब देखो इसके बाद से डिमांजिया, आगे बढ़ते हैं। डिमांजिया जैसे बोला हूँ कि IGU में ही आपको बताते हुए कि 1920 में जब उन्होंने आदिवासियों के अध्ययन के बारे में फ्रांस के बारे में बताया था, तभी मैंने IGU के बारे में चर्चा किया। IGU के अध्यक्ष थे। इसी समय आयोग का गठन किया 1925 में और नवीन दिशा दी आदिवासियों के विकास में। क्लियर? ये किसने? डिमांजिया, फ्रांस के रहने वाला है। हैगट 1965 में इन्होंने क्या किया? मानव भूगोल में अवस्थिति विश्लेषण एक बुक लिखी। उसमें इन्होंने बताया कि अधिवास प्रवाह तंत्र के केंद्र बिंदु है। ठीक है, जो अधिवास जो है क्या है? प्रवाह तंत्र का, प्रवाह तंत्र मतलब कोई चीज प्रभावित हो रहा है उसका केंद्र बिंदु है, नोडल पॉइंट है। इस बुक में कहा मानव भूगोल में अवस्थिति विश्लेषण इनकी बुक है, याद रखिएगा। उसी बुक में इन्होंने कहा था अधिवास जो है प्रवाह तंत्र के केंद्र बिंदु है, ये याद रखिएगा, पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनकी किताबें पूछी गई हैं। इसके बाद से USA के हॉल 1931 में आते निकल के कहते हैं कि अधिवास की आकृति के अध्ययन पर बल देना चाहिए। इनका ये विशेष प्रयास था कि आदिवासियों की आकृति कैसी होनी चाहिए। किसने चर्चा की थी? हॉल। ये देखिए विदेशी जाग्राफर USA के रहने वाला है। भारत के भी एक है
सुब्रमण्यम हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे अभी आगे। उन्होंने भी आकृति और अधिवासों की उत्पत्ति के बारे में चर्चा की थी। ये भारत के रहने वाले, तो आगे हम लोग जानेंगे उसके बारे में। अभी हम लोग इसके बारे में इतना जाना। अब देखिए आईजीयू के अध्यक्ष देखिए डिमांजिया के समय ही ग्रामीण आदिवासी आयोग का गठन हुआ, मैंने आपको बता दिया था शुरू में ही, अभी भी यहाँ पर भी नोट डाउन कराया हूँ। अब आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट में और कवर करते हैं भारत के आदिवासियों का विकास। देखिए आगे यहाँ पर, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे भारत के आदिवासियों के विकास में 1926 में सुब्रमण्यम, देखिए यहाँ पर नाम लिया, हाजिर हो गए। इसमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इन्होंने दिया था। इसमें इन्होंने बोला था कि 1926 में इनका एक लेख आया था ग्रामीण भूगोल, इसमें इन्होंने बोला था, क्या बोला था कि ग्राम के नामांकन, मतलब किसी भी ग्रामों का नामांकन होना चाहिए, उत्पत्ति कब हुई थी ये बताना चाहिए, अवस्थिति और विन्यास उसका बताना चाहिए या होना चाहिए। अपने ये लेख में चर्चा किया था किसने, सुब्रमण्यम ने। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद से अध्ययन का वास्तविक आरंभ कब हुआ, अधिवास का, भारत में अधिवास का विकास, अधिवास भूगोल का विकास कब शुरू हुआ। ये इनायत अहमद और रामलोचन, ये दोनों न लंदन विश्वविद्यालय के रिसर्चर हैं, जो भारत में आकर रिसर्च करते हैं, वहां पर वे पीएचडी फाइनल सबमिट किए थे। तो ये दोनों किस एरिया में किए हैं रिसर्च, किस किस क्षेत्र को कवर किए थे भारत के, ये जान लेते हैं। क्योंकि इन दोनों का ये जो कवर किया गया अधिवास भूगोल के विकास में बहुत बड़ा योगदान है ना, ये पूछा जाता है बार बार, असिस्टेंट प्रोफेसर में ये पूछा गया। इनायत अहमद 1949 में ये क्या करते हैं, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांतों में ग्रामीण अधिवासियों के बारे में अपने रिसर्च में लिखते हैं और लंदन विश्वविद्यालय में सबमिट करते हैं। ठीक है। रामलोचन सिंह 1955 में क्या करते हैं, ये पुस्तक इनकी थी, बनारस की नगरी भूगोल में अध्ययन किया है। ठीक है, इनकी पुस्तक याद रखिएगा, बनारस का नगरी भूगोल, बनारस का इन्होंने इस पुस्तक में अध्ययन किया, रिसर्च किया और शोध प्रबंध करके ये जो है लंदन विश्वविद्यालय में सबमिट किया था। तो इनकी जो पीएचडी थी लंदन में चल रही थी, उसी पर आधारित थी, उस पर इनका ये क्षेत्र दिया गया था, बनारस नगरी इन्होंने चुना होगा। तो इसी पर इन्होंने किताब भी लिखा, बनारस नगरी भूगोल में अध्ययन, ये इनकी किताब भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो बनारस नगरी भूगोल का अध्ययन किसने किया, इसकी ये पुस्तक है, किताब है, तो रामलोचन सिंह का। इनायत अहमद कहाँ का रिसर्च किया था, आगरा और अवध का। अब देखिए साथ ही 1968 में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता में प्रोफेसर रामलोचन सिंह जब अच्छा इन्होंने कार्य कर लिया, तो 68 में इनको प्रोन्नति मिली और ये अध्यक्ष बन गए, मनोनीत किए गए, अध्यक्ष बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ के, आईजीयू के। और ये जो अध्यक्ष बने, मानसून एशिया में ग्रामीण आदिवासियों के आयोग के अध्यक्ष बने थे, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये अध्यक्ष थे, बहुत बड़ी उपाधि है। पूरे विश्व में देखा जाए तो डिमांजिया को बनाया गया था और यहाँ पे इनको एशिया में इनको बनाया गया, मानसून एशिया में ग्रामीण आदिवासियों का आयोग। तो ये बनाए गए थे हमारे रामलोचन सिंह। क्लियर, यहाँ तक हमने जाना कि भारत में आदिवासी भूगोल का विकास कैसे हुआ, सुब्रमण्यम के द्वारा। इसके बाद से आदिवासी भूगोल का अध्ययन के उपागम, मतलब अगर आदिवासी भूगोल का विकास हुआ तो इसमें अप्रोच क्या थे, मतलब आपका अप्रोच जिस दिशा में बेहतर है उसके हिसाब से उस क्षेत्र का विकास और बेहतर होता है। तो इसमें अप्रोचेस देखें तो आते हैं पहले क्रमबद्ध अप्रोच, जैसे तंत्र उपागम। अब तंत्र उपागम जो प्रादेशिक अप्रोच है, और इसके बाद से ऐतिहासिक विकासात्मक जिसे कहा जाता है पारिस्थितिकी उपागम। ये 4 प्रकार का अप्रोच है जिससे आदिवासी भूगोल का जो है ना तीव्र गति से क्या हुआ, विकास हुआ है। अब ये जान लेते हैं हम लोग, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब थोड़ा और इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। अब देखिए इसमें आता क्या है कि क्रमबद्ध उपागम, ये प्रतीक अध्ययन, इसे हम केस स्टडी अप्रोच भी कहते हैं, याद रखिएगा, पूछा गया एग्जाम में। अब इसे क्या कहते हैं, सर्वप्रथम प्रयोग इसका जो है 1955 में हमारे महान जो नगरीय भूगोलवेत्ता रामलोचन सिंह, बनारस नगर का भौगोलिक अध्ययन किया था, इनकी ये पुस्तक भी है। इनको हम जानते हैं कि क्रमबद्ध उपागम के ये सिस्टमेटिक जो है अप्रोच के एक तरह से इनको ही माना जाता है रचयिता हैं भारत में। तो ये क्रमबद्ध उपागम में सबसे बड़ा रोल किसका रहा, रामलोचन सिंह का। 1955 में इनकी ये बुक याद रखिए, बनारस नगर का भौगोलिक अध्ययन। इसके बाद से आता है तंत्र उपागम। तंत्र उपागम है, इसमें क्या होता है कि प्रादेशिक उपागम का ये उदाहरण है। इसका उत्कृष्ट जो उदाहरण है, जैसे कि क्रमबद्ध में कौन थे, रामलोचन सिंह, इसमें क्रिस्टालर। क्रिस्टालर दक्षिणी जर्मनी का जो है रिसर्च किया था और केंद्र स्थल सिद्धांत दिया था, सेंट्रल प्लस थ्योरी 1933 में। एक सवाल है कि ये बताइएगा कि 1931 में केंद्र शब्द का प्रयोग किसने किया। ठीक है, केंद्र स्थल शब्द का प्रयोग किसने किया,
ये एक मेरा सवाल आप लोग बताइएगा। मैंने सन भी बता दिया 1931। कमेंट करके जरूर बताइए। तीसरा, ऐतिहासिक विकासात्मक उपागम। इसमें जो है ग्रिफिथ टेलर ने क्या किया, अपने नगरीय भूगोल की पुस्तक में क्या किया था, नगरों के साथ जो अवस्थाएं होती है उसके बारे में बताया। आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर से नेक्स्ट आया पारिस्थितिक उपागम। पारिस्थितिक उपागम जर्मन भूगोल होता है रीटर, रेटजेल, फ्रांसीसी ब्लास ब्रुंज का चर्चा कर चुका हूँ। अमेरिका में कुमार सेम्पुल, हंटिंगटन टेलर आदि ने मानव पर्यावरण संबंधों के लिए अपनी जो है राय दिया था। इन्हीं के कारण जो है हम लोग आज अधिवास भूगोल को ज्यादा बेहतर से पढ़ पा रहे हैं और उसको विकास कर पा रहे हैं। इसके बाद से हमारे आते हैं, इसमें ज्यादातर बेहतर योगदान किसने दिया है, तो यहाँ पर हमारे जो है बैरोज मोड है। 1922 में भूगोल को मानव पारिस्थितिकी की संज्ञा दी थी, ह्यूमन इकोलॉजी किसने दिया, तो ये हमारे बैरोज। इससे हमारा जो मानव और पर्यावरण एक साथ मिलकर काम कर पाए, इसमें इन्होंने चर्चा किया था। ठीक है, इसीलिए मानव पारिस्थितिकी में मतलब एक सर्कल बनता है जिसमें मानव होता है, जीव जंतु होते हैं, पर्यावरण होता है, सारे मिलके हम क्या करते हैं, मानव पारिस्थितिकी बन के एक काम करते हैं, जिससे हमारा सर्कल अच्छे तरीके से काम करता है, किसी का हानि और न किसी का ज्यादा लाभ होता है। ठीक है, नहीं तो मानव ज्यादा लाभ करे तो प्रकृति का नुकसान होगा, प्रकृति को ज्यादा लाभ मिले तो मानव का नुकसान होगा, इसलिए बैलेंस करके इसको चलना पड़ता है। तो अधिवास भूगोल में इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि घरें बनेंगी, मकानें बनेंगी, सड़कें बनेंगी, कृषि होगा तो फॉरेस्ट कटेगी, इससे ज्यादा नुकसान होगा। तो ये 4 उपागम जो है, ये 4 अप्रोच के अगर अच्छे से हम नहीं करते तो आज अधिवास भूगोल का इतना विकास नहीं होता। 3 लोगों का नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको ये कंटेंट मेरा अच्छा लगता है तो और शेयर करो, इससे उन जो ग्रामीण लड़कों को, उन लड़कों को फायदा होगा जो बहुत कम पैसे वाले, जो मजबूर हो जाते हैं, बुक नहीं होता है पेड क्लास लेने पर। अब पेड क्लास में आपको शायद ही ऐसा डायग्राम देखने को मिले, आप जाके पेड क्लास में भी देख लीजिए। अब मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ये मुझे पता है, क्योंकि मैंने खुद ही मेहनत किया इस सारी चीज़ों पर। मैं अकेले काम करता हूँ, मेरे पास कोई टीम वर्क नहीं, इसलिए मैं हफ्ते में 2 ही वीडियो डालता हूँ। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।